This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें तो कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है। उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो अभी हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को इतनी शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें सेमेस्टर 2 में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर।
यानी आयुर्वेदिक तथ्यों पर, सिद्धांतों पर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के सिद्धांत तो हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। तो हम लोग अध्याय 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं, आयुर्वेद के 6 घटक। तो अगर हम लोग ये समझें कि आयुर्वेद के 6 घटकों की जो ये सूक्त है, तो इसमें इसकी जो पूरे, अब ये देखा जाए कि जो हम लोग इसकी कहानी जानते हैं, उस कहानी के अनुसार जो रोग से ग्रस्त मानवता थी, उसके कल्याण के लिए हमारे महर्षियों ने एक सभा की। उस सभा में अनेक महर्षि जिनके नाम आप जानते हैं, वो सब उसमें उपस्थित थे। उसमें महर्षि भरद्वाज भी थे और अनेक ये विश्वामित्र वगैरह जितने भी नाम आप समझ सकते हैं, वो सब वहां उपस्थित हुए थे। और उन्होंने, चूंकि त्रिकालदर्शी थे, इसलिए उन्होंने ये समझा कि बीमारियों के कारण क्या है। तो कारण क्या है, और कारण के बाद उन्होंने ये समझा कि यह चिकित्सा का जो उपचार है वो किसके पास है। तो उन्होंने, चूंकि त्रिकालदर्शी थे, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानने वाले थे, इसलिए उन्होंने ध्यान लगा करके इसको जान लिया। तो वही श्लोक का जो इसमें दिखाया गया है कि महर्षस्ते ददृशुर यथा वद ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के नेत्रों से देख लिया। क्या देखा? सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च। क्या च माने और होता है, तो सामान्य च विशेष, सामान्य और विशेष, और गुणों में जो गुण उनके, और द्रव्य के और कर्म, द्रव्य के गुण और कर्म। समवायम च तद ज्ञात्वा, समवाय भी, समवाय तद ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता, और लेभिरे परमम कर्मम जीवितम शर्म जीवितम चाप्य नित्वरम। यानी इनको देखा क्या? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ये उसके कुल मिला के 6 घटक थे। इन्हीं को घटक मान लिया गया। और इसकी जब जाना कि ये भगवान इंद्र के पास इसका रोग का उपचार है, तो वो उनके पास गए। और कौन गया? हमारे भरद्वाज ऋषि गए, और इन्होंने खुद ही अपने को प्रस्तुत किया कि मैं जाना चाहता हूँ। ये गए, इन्होंने वहां पर ले करके और उसको ज्ञान को ग्रहण करके आए और यहाँ अपने शिष्यों को दिया। तो उसी को उन्होंने कहा कि ये उसके घटक जो है, हमारे फैक्टर्स कौन कौन है, वो हम लोग जान जाए। ये फैक्टर्स है, इसी फैक्टर्स पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो महाराज भरद्वाज जो है, जो हमारे भरद्वाज ऋषि थे, ये भगवान इंद्र के पास गए। तो ये जो उसमें प्रसंग है, उस प्रसंग के अनुसार जो ये ज्ञान था, ये ब्रह्मा जी ने इसको साक्षात जाना था। और ब्रह्मा जी के साक्षात जाने के बाद उन्होंने जो है अपने जो मानस पुत्र थे, उनको उन्होंने अवगत कराया, उस ज्ञान को अवगत कराया। फिर वहां से वो सनंदन सनातन सनत कुमार को मिला। वहां से उन्होंने वो भगवान इंद्र को दे दिया। और भगवान इंद्र को जब हो गया, तो भगवान इंद्र के पास ये ज्ञान देने के लिए
हमारे महर्षि भरद्वाज गए। ये पूरा फिर उन्होंने वहां से लौट के आए और अपने शिष्यों को उन्होंने बताया। इस शिष्य परंपरा में आए तो वो उनके आत्रेय जो थे, अत्रि के पुत्र आत्रेय, वो उनको सुनाया। आत्रेय ने पुनर्वसु को बनाया, पुनर्वसु ने आगे आत्रेय पुनर्वसु स्वयं नाम है। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य को बताया, शिष्यों ने अपने शिष्य को बताया। अल्टीमेटली वो चरक सुश्रुत के पास पहुंच गए। तो इस चरक सुश्रुत के पहले ही इसकी कथानक लिखना शुरू हो गया। तो वो जो चरक संहिता है वो मूलतः लिखी उनके गुरु के द्वारा गई होगी, लेकिन वो उनके काल में ही पूरी हुई, तो इसलिए वो चरक संहिता कहलाई। तो अब तो इसके रूप में अब अगर हम लोग जाना क्या है कि द्रव्य क्या है, तो अब द्रव्य अगर मॉडर्न साइंस में हम कहें तो मॉडर्न साइंस में द्रव्य परिभाषित नहीं है, द्रव्य को परिभाषित नहीं किया गया। उसमें कहा गया, ये नॉर्मली कहा जाता है कि मैटर इज व्हाट विच कंटेन्स सम मास एज वेल एज सम स्पेस। जो मास, जिसकी मास हो और स्पेस में कोई अपना स्थान रखता हो, यानी जगह घेरता हो, इसके आधार पर हम लोग कह देते हैं ये उनका है। यहाँ पर द्रव्य की पूरी परिभाषा है। आयुर्वेद में हर चीज को परिभाषित किया गया। यहाँ कहा गया, देखिए पढ़िएगा, बहुत बढ़िया सुंदर है। यत्राशिता कर्म गुणा और कारणम समवाह्य तद्द्रव्यम। यत्राशिता कर्म गुणा, कर्म जिस पर कर्म और गुण आश्रित है, और जो इन कर्म गुण इन सब का समवायी कारण है, यानी सबको इकट्ठे करने का कारण जो है, जो रीजन जो है, कारण और कार्य दो चीजें होती हैं। कारण माने क्या मूलभूत कौन सा तत्व है जिसकी वजह से हुआ है, और दूसरा कार्य है व्हाट इज रिजल्ट, कार्य तो रिजल्ट है। तो यानी जिस पर कर्म और गुण आश्रित हैं और जो इन सब को बांधने का एक समवायी कारण है, उसको द्रव्य कहते हैं। ये कारण है, ये अर्थ। यानी एक द्रव्य है, कोई पुरुष एक द्रव्य है, उस पुरुष के अंदर कोई गुण है, वो बहुत अच्छा है, बहुत उदारवादी है, बहुत दयालु है, बहुत सही झूठ बोलने वाला नहीं है, सच बोलने वाला है, वो ज्ञान का भंडार है। ये सब जो हमारे गुण हैं। और कार्य क्या है जो हम लोग कार्य करते हैं, कर्म क्या है जो हम करते हैं, ये वो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, ये सब कर्म हमारे हैं। तो ये कर्म है, और हमारे शरीर जो हमारा है उसका कुछ गुण है जो अंदर पड़े हुए हैं, हमारे शरीर में है और हम उनको जानते नहीं। तो ये उसी रूप में, तो ये जो गुण है, जो आपका जो गुण है और जो कर्म है, वो इस द्रव्य पर आश्रित है। किस तरह समवायिक से, समवायी को आगे जब बताएंगे तब आप लोग और समझिएगा, तो समवायी में और समझ में आ जाएगा। फिर ये वाला पुराना श्लोक आ चुका है कि खादीन यात्मा मनाय कालो दिशस द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरंजन अचेतनम। तो यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा, ये द्रव्य संग्रह है। और जो इंद्रिय, जिसमें इंद्रिय है वही चेतन है, और जो इंद्रिय नहीं है वही द्रव्य अचेतन है। हम लोगों ने इसके पहले द्रव्य भेद में कारण और कार्य को हम लोग बता दिया था। कारण द्रव्य में कारण क्या, मूलभूत कारण क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा और तम, यही तो है। तो नौ तो है, तम को नहीं लिखा, आयुर्वेद की जो भाषा है, तो आयुर्वेद में नौ लिखा, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन और आत्मा, ये हमारे कारण है। कार्य क्या है, या तो चेतन है या अचेतन है। जिसमें इंद्रिय है वो चेतन है, जिसमें इंद्रिय नहीं वो अचेतन है। अचेतन में दो ही आएंगे, एक प्राकृतिक रूप से और एक हमने कृत्रिम किया है। कृत्रिम बनाया, लकड़ी को खुरदरा बनाया, मीठा मोटा बनाया, पतला बनाया, ये हमारा कृत्रिम है। और प्राकृत माने जो वास्तव में प्रकृति ने प्रदत्त किया है। कोई पत्थर है, हमने मिला, हमको उसी रूप में मिला, लेकिन हमने उसको काटा तराशा तो हमारा बना वो कृत्रिम।
चेतन में दो तरह के हुए, एक अंदर से भी चेतन है और बाहर से चेतन नहीं है जैसे वनस्पतियां हैं, और एक अंदर से भी चेतन है बाहर से भी चेतन जैसे हम अंदर से भी चेतन है और बहिरंत चेतन, बहिरंत चेतन यानी अंतः चेतन, बही भी है बाहर भी है और अंतः दोनों चेतन है। और जो अंतः चेतन है वो ये है वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध, अवश्य, औषधि, इस तरह हम लोगों ने चर्चा किया था, हम लोग बता चुके थे। फिर हम लोगों ने क्या कहा, कर्म को हम लोगों ने कर्म कहा, कर्म कहा। तो इसमें ये जो श्लोक है प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते, इसका पूरा श्लोक इस तरह है कि सार्था गुणवादयो बुद्धि और प्रयत्नांता परादय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। सार्था, सार्था गुरुवादयो मतलब स अर्था माने विषय के साथ, स अर्था अर्थ माने विषय, विषय क्या है, विषय है हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हीं के द्वारा कोई भी संसार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है, या तो शब्द की, शब्द कान, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द स्पर्श रूप गंध ये हमारी तन्मात्राएं हैं और इन्हीं को भूत कहते हैं और यही हमारे विषय भी है, यही तो विषय है जिन पर हम आकर्षित होते हैं प्रकृति के साथ, यही तो है। तो यानी सार्था गुरुवादियो बुद्धि, और गुरु, अब उनका गुरु आदि, गुरुवादि माने क्या, गुरु सर, गुरु सर शीत मंद मृदु और पिछल जान सुजान और खर द्रव्य स्निग्ध सहित है, सूक्ष्म गुणों की खान, लघु कठोर स्थूल है और स्वच्छ रुक्ष है शान और तीक्ष्ण सांद्र है उष्ण सब स्थिर विशद समान। ये 20 गुण है। तो सार्था गुरु आदि, गुरु आदि के बुद्ध, गुरु आदि, गुरु आदि माने गुरु से शुरू हो रहा है, वो समास में कह दिया। सार्था गुरुवादो बुद्धि, बुद्धि कहा, बुद्धि क्या कहा, बुद्धि में क्या आएगा, बुद्धि में आएगा ज्ञान, चेतना, ज्ञान, चेतना और आपका अहंकार, अहंकार भी उसी में आएगा, स्मृति, ये सब आ जाएंगे। स्मृति, ज्ञान, चेतना, अहंकार और स्मृति, ये सब चीजें आ जाएंगी, 4-5 चीजें इसमें आ जाएंगी। तो सार्था गुरुवाद बुद्धि प्रयत्नांता परादय, प्रयत्न में जो अंत हो रहा है, तो प्रयत्न में कौन अंत हो रहा है उसको वो भी 4-5, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, प्रयत्नांता परादय। और पर आदय माने पर, पर अपर, तो पर अपर हम लोग पढ़े हैं, पर है, अपर है, युक्ति है, ये सब हम लोग पढ़ा हुआ, युक्ति है, समाज, वो संयोग है, विभाग है, प्रतिकत्व है, संख्या है, परिमाप है, और संख्या परिमाप, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 विशेषताएं मन और उसकी हुई, तो उन्होंने कहा कि अभ्यास और संस्कार और पर और अपर। तो पर और अपर की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पर अपर, तो ये कंसेप्ट आया प्रयत्नादि। ये प्रयत्नादि जो प्रयत्न से किया जाता है वो कर्म है। कोई प्रयत्न करें, आप किसी तरह का भी प्रयास करें, वो आपका कर्म की श्रेणी में आता है। आप चलने की कोशिश करें, चले तो प्रयत्न है, उस प्रयत्न को कर्म कहेंगे। तो अब दोनों सार्था गुरुवाद में दोनों गुण भी आ गए, ये भी आ गए, तो कर्म की बात आई। तो कर्म क्या है, जो कर्म कैसे होगा, कर्म 4-5 तरीके होता है, उत्क्षेपण, ऊपर जा रहा उठ रहा तो भी, तो यानी कर्म क्या करता है, संयोग, एक यहां पर है और एक यहां पर है, दोनों सही, एक यहां से स्थापित करेगा संबंध, हटेगा और यहां जोड़ देगा, तो ये माने कर्म हो गया। तो ये कर्म है। तो
तो पूर्व जो है, जो पॉइंट है उससे अलग हो जाए और दूसरे से जुड़ जाए, ये हमारा कर्म है, तो उत्क्षेपण है। ये उत्क्षेपण भी कहलाएगा। नीचे ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जाए तो अवक्षेपण है। गमन माने जाना, प्रसारण माने कॉन्ट्रैक्ट होना। तो ये 4-5 उसके हैं, तो ये इनको कर्म कहा गया है। तो ये इसी को दिया हुआ, देखिए, उत्क्षेपण ऊपर द्वारा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कर्म का, उनका संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम, तो द्रव्य में आश्रित होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि द्रव्य में आश्रित होना चाहिए। एक सेकेंड, तो संयोग और विभाग में तो 2 गुण, हम अब गुण पढ़ेंगे आगे। संयोग माने जोड़ना और विभाग माने अलग होना। तो संयोग और विभाग में कारण हो और द्रव्य पर आश्रित हो। हम पहले कह चुके द्रव्य में आश्रित है। यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवायत द्रव्य, द्रव्य वही है जो, द्रव्य वही है जिसमें गुण और कर्म आश्रित हो। तो यहाँ है, तो ये कह रहे हैं कि कौन कर्म क्या है, तो संयोग और विभाग में यही कारण है, इसी की वजह से संयोग विभाग हो रहा है। यानी मिल रहा है तो ये कर्म है, अलग हो रहा तो कर्म है। तो दोनों में ये संयोग और विभाग में कारण हो और द्रव्य में आश्रित हो, द्रव्य में रहता हो। फिर दूसरा क्या कहा, दूसरा कहा कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्तव्य की क्रिया कर्म है। अब क्या कर्तव्य है, तो कर्तव्य की जो क्रिया है, ये याद रखें कि ये पूरा जो है, ये हमारा जो हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी है, दर्शन है। तो दर्शन में कर्तव्य और अकर्तव्य की बात कही गई है। क्या कर्तव्य है, पीड़ित के साथ दुखी हो जाना ये कर्तव्य है, उसको सहयोग देना ये कर्तव्य है, दुखी को ढाढ़स बंधाना ये कर्तव्य है। कोई जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो तो उसको सहायता पहुंचाना कर्तव्य है, वो धर्म से जुड़ा हुआ उसको। तो इसलिए वो कर्तव्य, उन्होंने वहां पर, चूंकि वो दार्शनिक विचार था, तो कर्तव्य की क्रिया को ही कर्म कहेंगे। ऐसा नहीं कि अकर्तव्य हो। आप चोरी भी करना कर्म हो सकता है, चोरी में तो कुछ करेंगे, कुछ लाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ हटाएंगे, लेकिन चोरी जो है कर्तव्य की क्रिया नहीं है, ये अकर्तव्य की क्रिया है, इसलिए उसको कर्म नहीं कह रहे हैं। इस यानी बात कर रहे हैं कि सत्कर्मों को ही ये कर्म कह रहे हैं। तो यानी ये फिलॉसफी था। और क्या, कर्म नान्य अपेक्षते, न अन्य की अपेक्षा नहीं करता, न अपेक्षते, तो न अन्य अपेक्षते, किसी की अपेक्षा नहीं करता। यानी कैसे, हम चिकित्सा में कैसे समझे कर्तव्य की क्रिया, कैसे समझे कर्तव्य की, हमने मुंह में खाना खाया, बोलस बना, बोलस नीचे चला गया, इसोफेगस में चला गया, बाद में स्टमक में चला गया, वहां 4 घंटे उसने स्टमक में मथाई हुई उसकी, और उसके बाद वो फिर वो गया आगे चल के चला गया और वो डुडनम में चला गया। तो ये कर्तव्य की क्रिया है, क्योंकि इसका यही काम है कि नीचे से जाएगा बोलस। लेकिन यदि खाना उल्टा ऊपर आएगा, उस नीचे की डायरेक्शन में जाकर ऊपर की डायरेक्शन में आ जाए, तो ये कर्तव्य की क्रिया नहीं कहलाएगी चिकित्सा के अनुसार। और जब आपने मुंह में डाला
तो जब तक बोलस बना तब तक आपके कंट्रोल में है, बोलस बनने के बाद आपके कंट्रोल में नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से गवर्न हो गया, अपने आप ब्रेन में वो मैसेज आएगा, वो बोलस चला जाएगा, फिर वो किसी की अपेक्षा नहीं कर रहा, वो कह रहा है किसी की अपेक्षा नहीं कर रहा, कर्म इस कर्म में अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि ये आप कहेंगे कि भाई बोलस जाओ तो ही जाए ना, वो बोलस अपने आप जाएगा। तो बोलस को जाने नानी किसी की कर्तव्य की क्रिया है कर्म, और कर्म अपने काम के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करता है, वो अपने आप ऑटोनॉमिक सिस्टम से गवर्न है और वो फिर कर्म करता रहता है। तो यानी कोई भी आपने कोई चीज खाया तो उसका मेटाबॉलिज्म तय है, यानी कैटाबॉलिज्म माने ब्रेक करना, एनाबॉलिज्म माने जोड़ना, इसको संयुक्त रूप से कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म अपने आप होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, किसी की अपेक्षा कर्म नहीं करेगी। अब कर्म के लक्षण क्या है? देखिए कर्म के लक्षण क्या है, वही बताया हूं कि कर्म के लक्षण में संयोग और विभाग का है। संयोग और विभाग में क्या है? संयोग माने एक, संयोग माने जोड़ना, और विभाग माने अलग होना। तो ये इस रूप में आप समझे कि पूरा शरीर में जैसे आप चिकित्सा में यूज करते हैं, तो ये ऐसे है कि आपने खाना खाया तो अंदर हार्मोन्स है, अंदर एंजाइम्स है, अंदर अग्नि है, अग्नि भी तो है, पाचक अग्नि जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, तो वो भी है, सब तत्वों की अपनी अग्नि है, वो सब जो है द्रव्यों की अपनी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी किस काम में लगी है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में, यानी मेटाबॉलिज्म में लगी हुई है। ठीक, गुण क्या है? अब गुण गुण पा गए हम लोग कि भाई गुण क्या है। समवायी तू निश्चेष्ट कारणम गुण, ये क्या है? समवायी है, अब समवायी को हम लोग समझना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे। समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुण, यानी यह जो है, ये जो है सम ये कारण, ये कारण माने यही रीजन है, रीजन माने इसी की वजह से आपके आपको कहा जा रहा है कि आप बड़े गुणाग्रज हैं, यानी गुणों में अग्रज हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप बड़े आदर्शवादी हैं, ये गुण है। आपको कहा जाता है कि बड़े समयनिष्ठ है, ये आपके गुण है। आपको कहा जाता है बड़े विद्वान है, ये आपके गुण है। आपको कहा जाता है कि आप जो है बड़े उदारवादी हैं, ये आपका गुण है। आपको कहा जाता है ये आप परोपकारी हैं, ये आपके गुण है। आपको कहा जाता है बड़े क्षमाशील हैं, ये आपके गुण है। तो यानी ये जब सब गुण है, वो गुण जो है वो इन्हीं कारणों से आपके व्यक्ति द्रव्य की पहचान है। आपको तब माना जाता है कि जब आपको कोई कहे कि गरिमा मैडम बड़ी समयनिष्ठ है, यानी ये गरिमा मैडम का जो गुण है उसकी वजह से गरिमा मैडम की पहचान है, ये तब आपको समझ में आएगा। तो ये कारण है, लेकिन क्या है? समवायी भाव से जुड़ा हुआ, समवायी भाव से, समवायी भाव बने ऐसा भाव जिसको पृथक नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, आगे पृथक न किया जा सके ऐसा भाव। तो समवायी भाव से है शरीर में, हमने कहा पहले कि द्रव्य वो है जिसमें गुण और कर्म समवायी भाव से आश्रित रहते हैं, अंदर भर है, और वो अलग नहीं हो सकते, वही गुण की पहचान बना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि समवायी भाव से द्रव्य में है, उपस्थित है ये गुण, लेकिन निश्चेष्ट, निष्क्रिय है, डोंट डजंट मूव, कोई मूव नहीं करता, ये अपने आप स्थिर रहता है, वहीं पर निश्चेष्ट है, निष्क्रिय है। कर्म सक्रिय है, कर्म तो कहता है संयोग करेगा या विभाग कर देगा। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम, और कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नान्यद अपेक्षते। लेकिन यहां नहीं कहा समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुण, समवायी भाव से है, निश्चेष्ट है, निष्क्रिय है, और यही कारण है, उसको गुण कहेंगे। कैसे? अब देखिए, अब कोई भी आप समझिए,
कोई भी आपका, ये उन्होंने उसको कोशिश किया है कि मान लीजिए कोई मेम्ब्रेन है, स्टमक मान लीजिए, समझ लीजिए स्टमक के मान लीजिए कैपेसिटी 1.5 से 2 लीटर है। अगर आपने किसी दिन 2 लीटर खा लिया तो स्टमक थोड़ा सा फैल जाता है। ये क्यों? मृदु है। आकाश, आकाश माने स्पेस, स्पेस स्पेस जो है उसका एक स्वभाव आप देखेंगे, गुण देखेंगे, उसका गुण है एक मृदुता। मृदुता माने सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस माने फैल सकता है। तो वो फैलने का जो है मृदु है, उसकी वजह से वो फैल जाता है, तो आपका स्टमक फैल जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने 2 लीटर पूरा यूज कर लिया, तो उसको चढ़ने के लिए कुछ समय चाहिए, तो वो अपने आप फैल लेता ताकि उसको अपने एक थोड़ा सा चढ़ने के लिए जगह मिल सके। ये उसका गुण है जिसकी वजह से ये हो गया। मृदुता उसका गुण है, मृदु वो है, इसलिए मृदुता की वजह से वो इस रूप में आ गया। ठीक, तो ये उसका है। लेकिन ये कभी ये बस निष्क्रिय रहता, बस या समझिए ये निष्क्रिय है, ये सक्रिय नहीं है। हम लोग कर्म भेद नहीं देखे थे क्या? ये चल नहीं रहा ठीक से जो है। अच्छा, कर्म का देखिए यहाँ पर ये है कि कर्म, कर्म के जो भेद है वो भी समझ लीजिए कि कर्म के जो है, कर्म जब भी बात करें तो कह रहे हैं कि कर्म माने मूवमेंट। तो मूवमेंट जब भी बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई कर्म है, कोई मूवमेंट होगा, चेष्टा कोई होगी, तो उसके अगर 4 5 5 भेद हैं तो कैसे हैं? एक तो ऊपर उठाना, यानी कोई चीज यहां पर थी, यहां पर रखी हुई थी और इस जगह से यहां चली गई, तो यानी इस जगह से उसने संपर्क छोड़ दिया, विभाग अलग हो गई, विभाग हो गई और यहां पर आके जुड़ गई, तो यहां सहयोग स्थापित किया। तो अगर नीचे से विभाग हुआ और ऊपर संयोग हुआ, तो यानी ये क्या है? ये कर्म ऊपर उत्क्षेपण का है, ऊपर उठने का है। और अगर यहां पर थी और अब यहां से नीचे आई तो इससे इससे संबंध हटा और यहां से जुड़ गया, तो इसको हम बोलेंगे ऊपर से नीचे आना, यानी अवक्षेपण। और तीसरा क्या होगा? आकुंचन। आकुंचन माने हमने कॉन्ट्रैक्शन, और प्रसारण माने फैलाव। तो हमने क्या किया? पहले यहां मुट्ठी बांधे हुई, जैसे मुट्ठी बंधी थी तो यहां संपर्क किया हुआ था, अब इसके संपर्क इन उंगलियों का यहां से हट गया और दूर हट चली गई, ये आपका प्रसारण हुआ। और दूसरा हुआ आकुंचन। तीसरा गमन, किसी भी दिशा में आप जा रहे हैं, दिशा में जा रहे हैं, तो ये 5 उसके कर्म भेद है। फिर हम लोगों ने गुण पढ़ा कि गुण हम, इसके बाद गुण आया हमारा। अब गुण की बात हम लोग कर रहे थे, तो गुण है। अब ये इन गुणों पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। ठीक, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए।
तो इसको समझने के लिए कि भाई ये गुण जो है, द्रव्यों के गुण और कर्मों का यहाँ पे विश्लेषण है, इसको समझने की आवश्यकता है। गर्मा मैडम, इसको तो आपने यस सर। पढ़ चुकी है ना आप लोग? जी सर, जी सर। अब इस पर तो हम लोग समीक्षा थोड़ा सा और करेंगे कि मतलब कैसे पढ़ा तो है, लेकिन हम लोग समीक्षा करेंगे, यानी कैसे और एक साथ सारी चीज हम देखें। आकाश का जो गुण है और कर्म, देखिए एक गुण लिखा, कर्म लिखा है। आकाश को हम लोग क्या करते हैं, याद करिए, वो अलग है, वो उसको जरूर रखिएगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्रा है और गुण है, और इनको भूत भी कहते हैं। ये गुण भी है, तन्मात्रा भी है और भूत भी है, ठीक है। तो उनको भूत भी कह सकते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो उनको अपने जोड़ते जाइएगा, हर जगह जुड़ेगा वो। जहां जहां आकाश है तो वहां जुड़ेगा, स्पर्श है तो वायु के साथ, अग्नि है तो आपको रूप, और जल के साथ रस, और पृथ्वी के साथ गंध। तो ये जो जुड़ेगा ही, इसको मत छोड़िएगा, ये चाहे लिखा हो चाहे न लिखा हो। आकाश का देखिए गुण क्या है, मृदु। एक और चीज समझ लीजिए, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत क्या है, ये हमको जो हम जान रहे हैं, उनके जानते हैं, और उन जानने के बाद हम इसका ट्रीटमेंट, जो हम कोई पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। तो हम आयुर्वेद के सूत्रों को पढ़ रहे हैं। हमको ये ध्यान देना है कि आयुर्वेद के सूत्र हम पढ़ रहे हैं, तो हमको याद रखना कि आयुर्वेद क्या विधा है। आयुर्वेद ऐसी विधा है जिसमें हम कुछ जड़ी बूटियों का, यानी कोई रसायन, कोई केमिकल अवश्य यूज करते हैं। वो भी जड़ी बूटी में रसायन है कोई। मॉडर्न साइंस भी केमिकल यूज करती है, वो भी केमिकल यूज कर रहे हैं। वो अधिक शुद्ध रूप में कोई केमिकल है उसको यूज कर रहे हैं, एक ही रूप में। उनको जड़ी बूटी लिया, उसको उन्होंने पीसा, और पीसने के बाद बना दिया। तो इन गुणों का अर्थ ये है, आपके वो जो द्रव्य थे, औषधियां थी, जो औषध जिसको बोल रहे हैं औषध, वो औषध का प्रयोग कैसे होगा, या वो क्या प्रभाव होगा, ये समझाने की दृष्टि। तो मृदु, तो उसका आकाश का मतलब मृदु, सॉफ्ट, यानी सॉफ्टनेस में, सॉफ्ट में क्या होता है, आदमी लचीला हो जाता है। दूसरा लघु, तो यानी ये अगर आकाशीय पदार्थों को सेवन करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से, तो व्यक्ति मृदु हो जाएगा, उसका स्वभाव मृदु होगा। लघु माने छोटा हो जाएगा, सूक्ष्म माने सूक्ष्म, छोटा हो जाएगा। सूक्ष्म माने किसी जगह ये आकाशीय द्रव्य तब तो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल में जा सकते हैं, या सूक्ष्म बना सकते हैं। सूक्ष्म माने कोई मतलब अप्रतिघात वाला नहीं होगा, प्रतिघात नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। और तो जहां शरीर में ऐसा करेंगे जो रेजिस्टेंस न रहे, ऐसा करेंगे, ये उनके गुण के रूप में है। हम लोग क्या समझ रहे हैं, इन गुणों के आधार पर हम ट्रीटमेंट पे अपना ध्यान देते हैं कि वो हमारे उसमें जहां कहीं सॉफ्टनेस लाना हो तो हम वन टोन कर देंगे, वन को टोन कर दिया तो मृदु हो गया, ठीक। इस रूप में हम लोग इसको करेंगे। तो यानी एक जो आकाश माने वन नंबर का प्रयोग ऐसे हम कर सकते हैं। अब इसका क्या है, कर्म क्या है इसका, कर्म है मार्दव, मृदुता, मृदु से मार्दव बना। सौश्चर्य क्या है, छिद्र युक्त। तो छिद्र युक्त में हम क्या होगा कि जो भी हमारा शरीर की त्वचा देखिए उसमें छिद्र है, सब में छिद्र है। ऊपर से बाहर से कोई तेल वगैरह लगाया जाए तो वो अंदर चला जाता है, और अंदर से पसीना वगैरह आ जाता है। तो ये सौशीर्य है, आकाश सौशीर्य है, तो वहां तुलना हो गई। लाघव माने लघु से लाघव बना, लघु का जो वो है विशेषण, उसमें लाघव, तो वो कर्म जो है लाघवकारी है, यानी छोटा बनाने वाला है, लघु बनाने वाला है। यानी आप देखिए आकाश में, तो ये सब उसके गुण के रूप में है, अप्रतिघात है। तो यानी अब इससे और निष्कर्ष निकलना है
कि कहीं शब्द कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो, यानी कोई चीज जो आपकी शब्द ध्वनि उत्पन्न कर रही हो, तो आकाश तत्व प्रभावित है। डकार आ रही तो हमारा आकाश तत्व भी प्रभावित है, और चीज जो है सो है। तो आकाश तत्व को शब्द से जोड़िए, यानी शब्द अगर पैरों में चलने में खटखट हो रहा है तो यानी आकाश प्रभावित है। कोई चीज जो ध्वनि करके आपके हृदय की धड़कन, आपके गले से निकलती हुई सांस अगर शब्द कर रही है, यानी आकाश तत्व प्रभावित है, उसका ट्रीटमेंट हमको करना है। हम लोग इस तरह समझेंगे। दूसरा, वायु क्या है? वायु भी लघु है। देखिए, आकाश भी लघु है, वायु भी लघु है, लेकिन देखिए आकाश में मृदु है, लेकिन इसमें वायु में मृदु नहीं ना। वायु क्या है? वायु रुक्ष है। यस सर, इसमें मधु नहीं है। हाँ, वो सॉफ्ट नहीं है, वो रुक्ष है, वो विशद, वो सूक्ष्म तो है। देखिए, सूक्ष्म वो भी है, आकाश भी है और ये भी है, लेकिन ये खर है। तो खर जो उसका जो स्पेशली इसके गुण जो होंगे, क्या होंगे कि ये शीत ठंडी भी है, वायु ठंडक भी, वायु शीतलता भी देती है, वायु रुक्षता देती है, वायु खरता देती है। खर माने टेढ़ापन। तो वायु की वजह से व्यक्ति टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा माने कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है। वायु प्रबल व्यक्ति बहुत स्पष्ट बोल देता है, तो वो टेढ़ापन है, बहुत टेढ़ा आदमी है, इतना सरल नहीं है। ये जो कंसेप्ट है वो खरता की वजह से। फिर स्पर्श, एक उसका गुण है विशद। विशद को हम लोग फिर बताएंगे। विशद माने बहुत, विशद माने स्पष्ट भी है, विशद माने बहुत साफ भी है, विशद माने बहुत विस्तार युक्त भी है। विशद के बहुत बड़े माने हैं। तो विशद है वायु, और विशद इस तरह के आपको तीन मिलेंगे विशद। अग्नि भी विशद होगी। अग्नि देखिए, अग्नि विशद है और पृथ्वी विशद है। तीन चीजें विशद है, वायु, अग्नि और पृथ्वी। लघु आपको आकाश मिलेगा, आपको लघु वायु भी मिलेगी, ठीक है, और तीसरा आपको अग्नि भी मिलेगी। तीनों लघु मिलेंगी, लेकिन लघु वायु में लघुता के साथ शीतलता है, लेकिन रुक्षता और खरता भी है और विशद भी है। और आप अग्नि देखिए, अग्नि भी रुक्ष है, रुक्ष वो भी है, खर नहीं है, वो खरता नहीं। अग्नि खरता नहीं, रुक्ष है, रुखी है, सूक्ष्म भी है वो, लेकिन उसका अग्नि का उष्ण और तीक्ष्ण है। विशद तो भी है, लेकिन उष्ण है और तीक्ष्ण है। तो ये उसका गुण अलग से हो गया कि उष्ण और तीक्ष्ण जो हो वो अग्नि है। वायु कर्म क्या है? रोक्ष, रुक्ष से रोक्ष बना। फिर ग्लानि और विचार दो अलग रख लीजिए। विशद से वैशद्य बना और लघु से लाघो बना। चल भी है, वायु चल भी है, सरता भी है, तेजी चलने वाली, बहुत तेजी से चलता, बहुत तेजी से चल रहा, तो वायु गुण है। और सुखाती भी, ये उस रूप में नहीं, लेकिन सुखाती है, सुखा देती है, जैसे बारिश में हम लोग इसे सुखाते हैं। कर्म, ग्लानि और विचार कहां से लिया गया? वायु जो है मूवमेंट वाली है, तो कोई भी मूवमेंट, कहीं भी मूवमेंट कोई हो तो वो वायु के अधीन है। कैसे? ब्रेन का मूवमेंट कौन करता है? ब्रेन में क्या होता है गर्मा मैडम, बताइए थोड़ा। ब्रेन में क्या होता है? कोई संवेदना आती है और कोई जाती है, यही तो है। कोई संवेदना आएगी, बाहर से इंफॉर्मेशन कोई आई कि भाई ठंडक आ गई, ठीक, तो वो ब्रेन को चली गई कि भाई ठंडक इसमें शुरू हो गई। बोलिए, पार्टिसिपेट करिए तभी समझ में बढ़िया आएगा। गर्मा मैडम पार्टिसिपेट करेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। कोई चीज बाहर से आई और आने के बाद उसने ब्रेन को इंफॉर्मेशन दिया कि ठंडक आ गई, तो ब्रेन तुरंत कहेगा कि रजाई, कंबल, ऊनी कोट, ऊनी स्वेटर, ऊनी जैकेट, तुरंत आदेश आएगा, आप तुरंत पहनना शुरू कर दोगे कि ठंडक आ गई। ये जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे अधिक किसके पास है? वायु के पास।
तो नर्वस सिस्टम का संचालक वायु है। इसलिए जिसमें नर्वस सिस्टम को होगा तो वही तो विचार करता है, मन ही तो विचार करता है। मन क्या कहता है? मन कहता है कि मैं जाऊं कि न जाऊं। उसने आज मुझसे ठीक से बात नहीं किया, क्या कारण है? विचार कर रहा है। उसने कहा अरे कल से वो हमसे बात नहीं कर रहा, कोई बात है। ये विचार करना शुरू हो गया। अभी कुछ जानते नहीं है लेकिन विचार शुरू हो गया। तो विचार करने का काम जो है वायु का है, यानी ब्रेन का। जो ब्रेन का काम है वो वायु का काम इसमें है, यहाँ पर है। अब ग्लानि क्या है? पूरे सिस्टम में चाइनीज कह रहे हैं कि हार्ट जो है वो सभी मनोभावों का नियंत्रक है, लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि आपका लिम्बिक सिस्टम सब सोचता है। जो बहुत प्रसन्न रहता है, जो बहुत वो रहेगा, उसी के मन में तो भाव आएगा। कौन सा भाव? ग्लानि का भाव, सैडनेस का भाव, डिप्रेशन का भाव। और वायु को हम लोगों ने हार्ट से जोड़ा हुआ, याद करिए, हार्ट से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हार्ट है। हार्ट का वही मनोभाव का नियंत्रक। तो यानी कोई ग्लानि, कोई अगर डिप्रेशन हो रहा है तो वायु के कारण हो रहा है, विचार वही कर रहा है। फिर अग्नि पर आए। अग्नि क्या है? लघु है। लघु लिया उसने, आकाश में भी है जैसे वायु में भी है। उसमें विशद, विशद वायु में है, इसमें विशद है। रुक्ष वायु में है, ये भी वायु है, लेकिन ये खर नहीं है। लेकिन क्या है? ये उष्ण है और तीक्ष्ण है। इसके बहुत महत्वपूर्ण हुआ है, ये उष्ण है और तीक्ष्ण है। और इसके कर्म क्या है? दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण। जला देता है, दाहकता है, पाक कर दे, पवित्र कर देता है, पका देता है। प्रभा, जो आपके नूर दिखाई पड़ रहा है वो इसकी वजह से, जो आपका प्रकाश चेहरे से दिखाई पड़ रहा है वो इसकी वजह से, जो आपका वर्ण है वो इसकी वजह से। तो ये जो अग्नि का काम है, ये दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण। जल, जल में क्या है? द्रव, लिक्विड है, तरल है, स्निग्ध है, स्निग्धता इसके अंदर है। पिछल तो चिपचिपा है, देखिए स्निग्ध, बड़ा स्निग्धता है। जैसे आप स्पर्श करिए इसको, देखिए तो जो ये है स्निग्धता वो जल की वजह से है। बड़ा हमारी स्निग्ध त्वचा है ना। तो ये जो स्निग्ध त्वचा है इसकी वजह से शीत है। वायु भी शीत है, ये भी शीत है, लेकिन इसकी शीतलता वायु की शीतलता से अधिक है। वायु शीतल उतनी नहीं है जितना जल है। जल तो शीतल है, शीतल जल, शीतल जल पी रहा हूं। ये मंद है और मृदु है, ये भी मीठा है, ये मीठा है, मीठापन है। और पिछल है, रसीला है, चिपचिपा है, उससे फिसल सकते हैं। पानी पड़ा हो तो कभी कभी फिसल जाते हैं। और रस तो है ही वो शब्द स्पर्श रूप। फिर उधर क्या कर्म क्या है? उत्क्लेद, स्नेह, बंध, विषंद, मार्दव, प्रहलाद। मार्दव मान मृदु से, मृदु से, मृदु से, मृदु है इसलिए मार्दव। बंध माने बांधना, पराभौतिक रूप में बांधना। स्नेह का बंधन, स्नेह माने मिलाना, बंध माने जोड़ना। तो दोनों ही काम करता जल। बिना जल के मिलाए हुए कोई इमारत नहीं बन सकती। विषंद, विष को, टॉक्सिन को निकालने वाला यही है। बिना इसमें घुले हुए नहीं निकालते। लीवर ने कहा हम इसमें घोल देते हैं जल में, किडनी ने कहा हम निकाल देंगे, लेकिन अगर नहीं घोल पाएंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये विषंद हो गया। उत्क्लेद, गीला कर देता है। जल को आप करें तो कहें गीला हो गया, ये ठीक। अप्रहलाद, अप्रहलाद आ गया। प्रहलाद माने जल को पीने से आपकी इंद्रियां तृप्त महसूस करती है। पानी पी लिया, पानी प्यास लगी थी, पानी पिया, अब लगा कि आपने कहा मैं तृप्त हो गया, मेरी इंद्रियां तृप्त हो गई। ये जो कंसेप्ट है वो प्रहलाद का है, सेटिस्फैक्शन टाइप का। पृथ्वी में क्या है? गुरु है, सबसे भारी है। अगर पृथ्वी वाले तत्वों को आप खाएंगे पिएंगे तो आप भारी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। खर है, खर कौन है? वायु है। कठिन है, कठिन कोई नहीं है, कठिन केवल पृथ्वी है। मंद, जल भी है, लेकिन मंद के साथ ये स्थिर है, वो स्थिर नहीं है। जल कहाँ स्थिर? जल तो मंद है, लेकिन ये तो मंद भी है और स्थिर भी है। विशद ये है
और विशद अग्नि है और विशद वायु है, तीनों है। सांद्र कंसंट्रेटेड है और कोई नहीं है। स्थूल माने बहुत बड़ी है, वो कोई नहीं है। तो इस सांद्रता है, स्थूलता है, इसी गुण है। गुरु है और कठिन है और स्थिर है, इतने इसके गुण, इसी के गुण है। सांद्र, स्थूल, स्थिर और कठिन और गुरु, इसी की। उपचय, हमारा कैटेबलिज्म जो है ना, उपचय, चय अपचय। तो चय अपचय, तो वो उपचय चया बोलते ना, चयापचय, तो चय उपचय, तो यानी जो एनेबलिज्म वगैरह इसका जोड़ने का काम है। संघात, और भारी कर देगी, जोड़ देगी, मोटा कर देगी, ठोस कर देगी। गौरव माने गुरु से गौरव बना, गुरु माने बड़ा कर देगी। स्थिरता से स्थिर, स्थिर है। तो धारण करना, निर्माण करना, ये इसके गुण हैं। तो इस तरह हम लोग इसको ये समझते हैं कि भाई ये हम इन गुणों के आधार पर अब सामान्य और विशेष की अवधारणा आ गई। सामान्य विशेष की अवधारणा में क्या है कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्तु, प्रवृत्ति उभयस्तु। कह रहे हैं क्या है, कहा कि सर्वदा माने हमेशा, सर्वदा माने समय, हमेशा, सर्वभावानाम सभी भाव में। भाव कौन से है? द्रव्य और गुण कर्म, तीन ही तो है, या तो द्रव्य हो या गुण है या कर्म है। अब समझ रहे, थेरी समझिए रही, द्रव्य होगा या गुण होगा या कर्म होगा, यही तो होगा उसका। भाई जल कहीं देखिए, सर्वदा सर्वभावानाम, भाव कौन से है? द्रव्य और गुण कर्म। इनमें सामान्य अगर होगा तो वृद्धि का कारण हो जाएगा। अगर सामान्य को आप जोड़ते हैं तो सामान्य को वृद्धि का कारण माना जाएगा। और ह्रास के लिए, ह्रास हेतु माने ह्रास के लिए, ह्रास हेतु विशेषश्च, विशेषश्च जो विशेष है, प्रवृत्ति, ये ह्रास के लिए विशेष का प्रयोग करना पड़ेगा। ये दोनों की, उभय स्वन, दोनों की प्रवृत्ति है। यानी अगर कोई द्रव्य में कोई दूसरा द्रव्य, वही द्रव्य आ जाए तो वो बढ़ जाएगा, वही गुण आ जाए तो बढ़ जाएगा, वही कर्म आ जाए तो बढ़ जाएगा, और उससे विपरीत आ गए तो कम हो जाएगा, गुण आएगा कम हो जाएगा, द्रव्य आएगा तो कम हो जाएगा। ये जो दूसरा सामान्य में एकत्व कर्म, सामान्यम एकत्व कर्म, एकता, एकता लाता है। सामान्यम एकत्व कर्म, बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। विशेषतः पृथकत्व कृत, अलग अलग करने का काम करता है। तुल्यार्ता ही सामान्य, विशेषस्तु विपर्य, विपर्य विषय नहीं है, विपर्य है, पाप है वो। तो तुल्यार्ता ही सामान्य, यानी सामान्य और विशेष को तुल्य इसलिए मानेंगे कि सामान्य जो है वो तुल्यार्थ है और विशेष जो है अलग अलग करने वाला है। ये एक ही तरह करना है, वो अलग अलग करता है। यानी अब ये क्या अवधारणा है? सामान्य विशेष की अवधारणा को समझने के लिए समझें कि संसार में कोई दो पदार्थ, कोई दो द्रव्य, कोई दो चीजें, कोई जीव, जंतु, पक्षी वगैरह सब, कोई भी दो समान नहीं है, सब विशेष है। ध्यान रखिएगा, सामान्य कोई नहीं है, जब तक जीवन है तब तक असामान्य है, सब बिल्कुल असामान्य नहीं, सब तक अलग अलग, सब विशेष है, असामान्य विशेष है। अब क्या अर्थ है इसका? हम भी विशेष, आप भी विशेष, कोई और भी विशेष, सारे लोग विशेष हैं। अब उस विशेष में क्या करना है? इस विशेष में कोई चीज, अब ये आया तो कंसेप्ट आया था सामान्य का, विशेष का, यानी सब विशेष थे। अब ये हुआ कि संसार में मान लीजिए विशेष सभी हैं, तो कैसे हम लोग उसको एक पैरामीटर बनाएंगे, कौन कौन बराबर है, कौन कौन ऐड हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सामान्य अवधारणा को लाया गया।
जो शुरुआती जब हुआ होगा तब लाया गया होगा। इन्होंने कहा कि भाई जो चीजें एक दूसरे से, भाई हम कैसे माने कि कुछ चीजें तो कॉमन जरूर होंगी। हमने कहा देखिए, हमने कहा वृक्ष है तो वृक्ष एक तरह के हैं, उसमें पत्तियां है, फूल है, ये है, दूसरा वाला भी है, ये भी है, तो है तो दोनों विशेष, लेकिन एक कोई कैटेगरी की चीजें हैं कि ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जड़ें इधर जा रही है, वहां पत्ती फूटती है, वहां उन पत्तियों से जानता है, उसमें गम निकलता है, जो भी आप कह दीजिए। तो यानी उन्होंने देखा कि एक तरह कॉमन चीजें हैं, तो उन कॉमन चीजों के आधार पर उन्होंने कहा ये सामान्य है। पुरुष में देखा, दो पैरों से चल रहे थे, वो भी चल रहे थे, वो भी चल रहे थे, वो भी चल रहे थे, उन्होंने सबको एक मान लिया पहले। तो उस आधार पर गणना शुरू हुई। फिर उसने कह दिया भाई ये लेडी है, वो जेंट्स है, ये सब अलग शुरू होता। यानी उसी तरह ये कैलकुलेशन शुरू हो गया कि तो सामान्य को कुछ कैटेगरी के साथ ऐड करते हुए उस सामान्य मान लिया गया कि ये चीजें अगर है तो ये सामान्य, ये मतलब एक तरह का, और ये चीजें नहीं तो वो, तो इसीलिए पुरुष को अलग कर दिया गया, नारी को अलग कर दिया गया। लेकिन जब कहा गया नहीं ये मानव मनुष्य है तो मनुष्य को अलग कर दिया गया कैटेगरी से, जानवरों से, पशु से अलग हो गए। फिर पशु में अलग हुआ, उनका भाई ये शेर है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये हाथी है, तो ये सब जो कंसेप्ट किया ये अलग अलग, यानी सब विशेष थे, लेकिन सामान्य बनाने के लिए, सामान्य को अवधारणा के लिए ये कंसेप्ट आया। सामान्य सभी द्रव्यों में एकत्व और समानता प्रतिस्थापित करता है, जिससे मनुष्य, पक्षी, द्विधारी, और जो नहीं है वो उनमें समानता अलग होती है। तो अब गेहूं, उदाहरण दिया, गेहूं के ढेर में गेहूं में गेहूं रहेगा, वो मिल जाएगा उसमें, लेकिन गेहूं के ढेर में दूसरा कोई चना लगा तो चना अलग हो जाएगा। अब वही द्रव्यों के विशेष जो गुण है वो इनकी बात कही हुई है की है। तो हम लोग अब एक ये द्रव्यों के सामान्य गुण हम लोग बाद में पढ़ेंगे। टाइम है अभी, वो पहले पढ़ने क्या बाद में पढ़ेंगे, छोड़िए बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है, क्योंकि अब सामान्य विशेष के बाद हम लोग द्रव्य के गुण पढ़ना चाहेंगे, और एक और अवधारणा रह गई है केवल समवाय की। तो समवाय पर हम लोग चर्चा करेंगे। समवाय को हम लोग समझते हैं, कुछ अगर जानते हो तो बता दीजिए, क्या समवाय को समझते हैं? गर्मा मैडम मान लीजिए समझते हो, कोई समवाय को समझते हो, समवाय क्या है, तो बस थोड़ा उससे हम लोग उसकी बात करें, फिर हम लोग चर्चा छोड़ देंगे। समझ रहे हैं हम लोग समवाय क्या है? नहीं सर, आप बता दीजिए। देखिए, समवाय को एक कॉम्बिनेशन, अंग्रेजी में कहिए कॉम्बिनेशन, जुड़ाव, है ना, कि लगाव, जुड़ाव, ये सब है। लेकिन ऐसा जुड़ाव जो अलग नहीं किया जा सकता हो, ये समझने के लिए समवायो अपृथक भावो द्रव्यादीनाम गुणेर मतः, कह रहे द्रव्य में, सभी द्रव्यों में ये जो समवाय है भाव, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अपृथक भाव से जुड़े रहना, यानी अलग नहीं कर सकते। जैसे गुण और कर्म, जैसे करीमा मैडम का जो गुण और कर्म है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तो गरिमा मैडम में रहेंगे, अलग कैसे करेंगे? वो हमारे अंदर स्थापित है, और हमारे अंदर कोई चीज जो स्थापित है वो बाहर जा ही नहीं सकती। वो गई तो हम कहते, लोग कहते हैं कि भैया आप बहुत बदल गए हो, आप जब पहले थे वैसे नहीं हो। यानी वो कह रहा है कि आपके द्रव्य और गुण कर्मों में अंतर आ गया है। ये कंसेप्ट है, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो हम लोग खेमका सर को पुनः याद कर रहे हैं, और उनको, उनकी एनर्जी को हम लेना चाहते हैं, और वो जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को हम लोग आत्मसात करके और उस ज्ञान को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ताकि पीड़ित मानवता का उद्धार हो जाए, पीड़ित मानवता की रक्षा हो सके और रोगों से उसको मुक्ति मिल सके।
कोई जो ज्ञान हमारे पास है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरे के पास। अपने पास मत रखिए, अपने पास तो जो है ज्ञान, ज्ञान तो कम नहीं होता, आप दोबारा ट्रांसफर करेंगे, ज्ञान और बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा, और वो अल्टीमेटली जाएगा पूरी सोसाइटी में, और हमारे जो लोग हैं वो उससे लाभान्वित होंगे, और तब उनका सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर हम लोग, अभी मैडम आई नहीं है, तब हम लोग शुरू करते हैं।